नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारी 10th की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, उसका लेक्चर नंबर ये 3 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था किस तरीके से सत्याग्रह का विचार था वो गांधी जी के, उन्होंने इस बारे में बताया था सत्याग्रह के बारे में, और किस तरीके से जो रोलर एक्ट है 1919 के अंदर उसको प्रस्तावित है वो किया गया था, जिसके अंदर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जल्दबाजी में पारित करने के बाद उनका जो मकसद था वो जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी, भारत की सरकार के द्वारा जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी उनके ऊपर पाबंदी लगाने का जो कार्य था वो उनको शुरुआती दौर में उसको कुचलना था। तो इसी के रिलेटेड ये हमारा जो डिस्कशन है वो किया था। लेकिन आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो हड़ताल थी, गांधी जी ने हड़ताल के लिए कौन सी तारीख है वो शुरुआत की थी सत्याग्रह रोलट एक्ट के विरोध में। तो आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी तारीख को जो सत्याग्रह के रोल एक्ट के विरोध में जो हड़ताल के लिए जो शुरू किया था। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं कि आज का हमारा पॉइंट है कि असहयोगी क्यों। गांधी जी ने जैसे कहा था कि असहयोग के मामले में सत्याग्रह के लिए असहयोग है वो सबसे प्रभावी है, वो माना जा सकता है। तो गांधी जी ने असहयोग की परिभाषा वो किस तरीके से वो परिभाषित है वो की है। अपने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटेन शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित है वो हुआ था, और यह इसी सहयोग के कारण है वो चल पा रहा था। तो यहाँ एमसीक्यूज के लिए आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी जी की बुक है जिसका उन्होंने विमोचन है वो 1909 के अंदर किया था, यानी कि लिखी गई थी। तो इसके अंदर अच्छी तरीके से बताया गया है कि गांधी जी ने बताया कि जो भारत में जो ब्रिटिश शासन का जो शासन है वो भारत के सहयोग से स्थापित हुआ था, और उन्हीं के सहयोग के माध्यम से ही हम ये जो शासन है विदेशी शक्तियों के माध्यम से यहाँ चलाया जा रहा है। तो यानी कि हम क्यों ना उनको असहयोग ही देना बंद कर दें। जो सहयोग देना बंद कर देंगे तो असहयोग की भावना से सारे काम है वो ठप हो जाएंगे। कम्युनिकेशन थे, मिलिट्री का काम था, प्रशासनिक काम था, तो जितनी भी गतिविधियां थी वो भारत में जो उसको चलाने के लिए जो आदमियों की जरूरत है वो पड़ती थी, तो उन्हीं के द्वारा वो शासन है वो चलाया जाता था। तो गांधी जी का मानना था कि ये जो शासन भारत के अंदर जो शासन चलाया जा रहा है इस शासन को असहयोग के मामले हैं, मतलब हम उनकी हेल्प ही ना करें, किसी काम के लिए हेल्प ही ना करें, तो इसकी वजह से ये शायद उनका जो साम्राज्य था वो ढह जाएगा। तो अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। यानी कि अगर जिस तरीके से हम उनका सहयोग कर रहे थे हर कार्य के अंदर, व्यापार बिजनेस हर कार्य के अंदर हम सहयोग कर रहे थे, तो क्यों ना जो सहयोग हमारे द्वारा किया जा रहा था, यानी कि भारतीय नागरिकों द्वारा ब्रिटिश शासन का जो सहयोग किया जा रहा था उसको देना ही, सहयोग करना बंद ही कर दे। उसकी वजह से ही उनका ये जो साम्राज्य था वो 1 साल के अंदर भीतर वो समाप्त है वो हो सकता था। तो इसी ब्रिटिश शासन को ढाने के लिए उन्होंने असहयोग का जो आंदोलन था वो मूवमेंट था उन्होंने चलाया था। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे है वो बढ़ना चाहिए। यानी कि जो असहयोग का आंदोलन था वो उसको मूवमेंट कैसे बनाना था, किस तरीके से उसको एक मूवमेंट के रूप में पेश करना था। तो इसके बारे में गांधी जी का ये मानना था कि इसको एक स्टेप बाय स्टेप हम एक पॉलिसी, एक योजना बनाने के बाद इसको आगे वो एक योजनाबद्ध तरीके से हम इसको आगे वो बढ़ाएंगे, और उसी के तरीके से हम जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो साम्राज्य बनाया गया है, जो साम्राज्य स्थापित है भारत के अंदर, इसको हम उखाड़ कर फेंक देंगे। तो सबसे पहले लोगों को
इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, लोगों द्वारा जितने भी पदवियां हैं वो लुटा देनी चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लुटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है वो करना चाहिए। तो ऐसे योग करने के लिए क्या होगा कि जितनी सरकार के द्वारा जो पदवियां दी गई है, जो पद बनाए गए हैं, उन पे नौकरी है, चाहे सेना है, चाहे पुलिस है, अदालतें हैं, विधायी परिषदें हैं, स्कूल है, विदेशी वस्तुएं, उन सभी का हमें जो परित्याग है वो कर देना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अभियान भी शुरू किया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने हुए देश भर में यात्रा कर रहे थे। तो सरकार क्या करेगी, अगर बाय द वे वो दमन का रास्ता अपनाती है व्यापक तरीके से सविनय का जो एसईओ के लिए जो मूवमेंट को मिटाने के लिए, तो सरकार की तरफ से हमारा जो भारतीय नागरिकों को क्या रहेगा, सविनय आज्ञा जो अभियान है, यदि हमने उनकी आज्ञा का पालन है वो किसी तरीके से नहीं करना है, तो हम वो जो एक व्यापक स्तर पे उसका जो मूवमेंट है वो चलाएंगे। और 1920 की गर्मियों के अंदर गांधी जी और शौकत अली जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, जिन्होंने जो खिलाफत मूवमेंट के अंदर उन्होंने जो आंदोलन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गांधी जी का सहयोग किया था, तो गांधी जी ने और शौकत अली ने क्या किया कि देश भर से जो यात्राएं करके लोगों का समर्थन जुटाने के लिए, सहयोग करने के लिए जो उन्होंने यात्राएं करनी थी वो शुरू कर दी। कांग्रेस ने बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों से आशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं, यानी कि विधानसभा के जो इलेक्शन होने वाले थे, तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग थे 1920 के अंदर जो विधानसभा के विधायी परिषद के जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें उन्होंने इस बात का बड़ा सहम थे, वो आशंकित थे, भय था, उन्हें डर था कहीं लोग उस आंदोलन के माध्यम से, असहयोग आंदोलन के माध्यम से, तो कहीं लोग है वो हिंसा पे ना उतर आए, क्योंकि हिंसा पर लोग उतर आएंगे तो गांधी जी द्वारा किया गया जो मूवमेंट है, तो गांधी जी द्वारा जो ये दिया गया जो मूवमेंट है उसका जो प्रचलन है वो कहीं ना कहीं वो समाप्त है, वो हो ना जाए। तो इसलिए वो हिंसा को कहीं ना कहीं जो मूवमेंट के अंदर, इस आंदोलन के अंदर वो शामिल है वो नहीं करना चाहते थे। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति पर मोहर है वो लग गई। तो इसी तरीके से सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में जो कांग्रेस के बीच में जो लीडर थे, उनके जो नेता थे, उनके बीच में ये असहमति की जो असहम की जो आशंका थी वो चलती रही और कई बार सहमति बनाने के चक्कर में जो समर्थक और जो विरोधी थे उनके बीच में सहमति वो नहीं बन पाई थी, यानी कि हमें शुरू करना चाहिए मूवमेंट है वो, असहयोग आंदोलन है वो नहीं करना चाहिए, तो किस तरीके से हम इसकी जो पॉलिसी योजना है वो बनानी चाहिए। तो आखिर में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस बात का समझौता हुआ और बाद में चल के असहयोग कार्यक्रम की जो स्वीकृति थी, यानी कि जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो उस पर मोहर है वो लगा दी गई। तो आपके यहाँ एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है कि असहयोग आंदोलन की जो स्वीकृति थी वो कौन से मूवमेंट के अंदर चली थी, लगी थी, तो और कहाँ हुआ था। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग जो आंदोलन के मूवमेंट पे जो मोहर स्वीकृति थी वो लगा दी गई थी। अब आगे आ जाता है कि कांग्रेस किस तरह आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा। अब आगे ये जो मूवमेंट था उसके बारे में किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, विभिन्न जो सामाजिक समूह थे उसके बारे में, असहयोग के बारे में क्या विचार है वो समझाया गया था, बताया गया था, उनके बारे में डिफाइन है वो किया गया है। तो आगे हमारा ये पॉइंट है कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी, यानी कि इस मूवमेंट को शुरू करने के बाद आंदोलन के बीच के अंदर जो कई सारे जो गतिविधियां थी, मूवमेंट थे, आंदोलन थे, लोग थे,
वो इसके बारे में क्या क्या धारणा ले रहे थे, शहरों के बारे में, गाँव के बारे में, ग्रामीण परिवेश के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, किस किस तरह से इसका जो आंदोलन के संदर्भ में जो प्रयोग है वो किया जा रहा था। तो असहयोग खिलाफ आंदोलन जनवरी 1920 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए अलग अलग जो अर्थ थे। जिस तरीके से ये जो जनवरी 1921 के अंदर जो असहयोग आंदोलन था वो शुरू हुआ था, तो ठीक इसी तरीके से जो विभिन्न विभिन्न समूह थे उन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन सभी की अलग अलग आकांक्षाएं थी, अलग अलग मकसद था, अलग अलग उसका एम था। हालांकि सभी ने स्वराज के लिए इसको स्वीकार तो कर लिया था कि हाँ, हमें हमारी जो आज़ादी है, जो स्वराज है वो लेके रहना है, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो अर्थ था वो अलग अलग तरीके से उनका निकाला था। गाँव में किस तरीके से सोचा जा रहा था, शहरों के अंदर किस तरीके से सोचा जा रहा था, जो आंदोलनकारी थे वो किस तरीके से सोच रहे थे, जो अन्य जो ग्रामीण परिवेश के अंदर इनको किस तरीके से सोचा जा रहा था। तो इसके ऊपर जो अलग अलग तरीके से जो मंथन है, जो अलग अलग टॉपिक के माध्यम से बताया गया है कि किस किस आंदोलन के माध्यम से उनको ये आंदोलन के लिए वो उसका जो प्रणाली थी वो अपनाई गई थी। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि शहरों के लिए, उस आंदोलन के लिए क्या उसकी विचारधारा थी वो बनाई गई थी। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, हेडमास्टरों शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। तो शुरुआती दौर में क्या हुआ कि जो मध्य वर्ग था उसके अंदर आंदोलन की जो शुरुआत थी बड़ी गंभीर रूप से इसकी जो स्थिति थी वो उपजी थी, यानी कि पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जैसे एमएससीओ के लिए जैसे पहले ही बात की थी कि यानी कि सरकार का किसी भी तरीके से सहयोग है वो ना करना। तो अलग अलग जितने भी विद्यार्थी थे उन्होंने क्या कर दिया था, स्कूल जाने के लिए स्कूल कॉलेज वो छोड़ दिया। स्कूल जो विद्यार्थियों ने स्कूल जाना और कॉलेज जाना छोड़ दिया। हेडमास्टर और शिक्षक थे उन्होंने अपने कार्य से उन्होंने इस्तीफे वो सौंप दिए। उन्होंने पढ़ाने के लिए जो कार्यप्रणाली जो अपनाई गई थी, शिक्षक थे स्कूलों के लिए, उन्होंने सरकार को अपने जो इस्तीफे थे यानी कि रिज़ाइन है वो दे दिया। वकीलों ने क्या किया, मुकदमा लड़ना ही बंद कर दिया। वकील थे जो मुकदमे लड़ रहे थे, उन्होंने मुकदमा लड़ना ही बंद कर दिया था। तो इसके अलावा मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया था। तो ज़्यादातर वहाँ क्या था, मद्रास के अलावा जितने भी जो प्रांतों में चुनाव हुआ थे उसका जो बहिष्कार था वो किया गया था। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार है वो नहीं किया था। जो मद्रास के अंदर गैर ब्राह्मणों के द्वारा एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम जस्टिस पार्टी था। एमसीक्यूज के लिए भी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्होंने वे अधिकार मिल जाएंगे। उनका ये मानना था कि शायद हो सकता है काउंसिल के जरिए वो कानून बनाने के नियम के अधिकार के तहत उनको जो राइट्स है वो मिल जाएंगे। तो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मण ही जो इस पार्टी के तहत वो इन्वॉल्व हो सकते थे। तो इसलिए इस पार्टी ने क्या किया था, इस चुनाव के अंदर जो चुनाव का जो बहिष्कार था, इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने किसी भी तरीके से जो बहिष्कार है वो नहीं किया था। तो आगे आ जाता है हमारा आर्थिक मोर्चों पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशों कपड़ों की होली है वो जलाने लगी। तो फाइनेंशियल कंडीशन की अगर तौर पे अगर देखा जाए तो इसका जो असर था वो शायद थोड़ा सा नाटकीय घटनाक्रम से रहा था। बड़ा फाइनेंशियल तौर पर सरकार को इस मामले में बड़ा ही आर्थिक नुकसान है वो पहुंचाने की कोशिश है वो की गई थी। तो इसके तहत क्या किया गया था, जो असहयोग आंदोलन के माध्यम से जितने भी विदेशी सामान जो उसकी ब्रांडिंग की जाती थी या वो भारत में आयात किया जाता था उनका बहिष्कार किया गया था। और जितने भी शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब है कोई एक ऐसा रूम या कोई दफ्तर या ऑफिस जहाँ पर जाने के लिए जो रास्ता होता है उसके एंटर करने के लिए उसको रोक दिया जाता है। तो जैसे शराब की दुकानें थी उसके जो रास्ते थे वो रोक दिए गए थे। इसके अलावा जो विदेशी कपड़े थे उसकी होली है वो जलाने लगे थे, यानी कि
जितने भी विदेशी कपड़े जो पहने जाते थे उसकी होली का दहन वो किया जाता था। यहाँ आप देख सकते हो ये विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जुलाई 1922 के अंदर ये दिखाया गया। तो आप देख सकते हो यहाँ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार है वो जुलूस के रूप में किया जा रहा है। 1921 और 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। इसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। यानी कि 1920-21 से पहले जितने भी विदेशी कपड़ों का आयात होता था और लगभग जो उसकी कीमत होती थी उस समय 102 करोड़ के करीब थी, उससे पहले की जो बात है। तो लगभग 1920-21 के आते आते इस समय जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था उस समय उसकी जो कीमत घटकर थी वो 57 करोड़ रह गई थी। यानी कि आधा जो आयात था वो आधी कीमत जो तौर पर इसके आयात है वो किया जाता था। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने तथा विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार है वो कर दिया गया। इसी के अंदर क्या हुआ कि जो जितने भी विदेशी जो व्यापारी थे जो सामान का व्यापार करने के लिए उसका उपयोग है वो करते थे, उन्होंने विदेशी कपड़ों के लिए अंदर विदेशी कपड़ों का व्यापार में पैसा लगाने के इनकार है वो कर दिया गया था। क्योंकि भारतीय भी जो व्यापारी थे, व्यापारी लोग भी इसके अंदर एकजुट है वो हो गए थे। उनका मकसद यही था भी किसी न किसी तरीके से सरकार का आर्थिक तौर पे उसकी जो कमर है वो तोड़ी जाए। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़े मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। तो इसके बाद क्या हुआ, जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने की वजह से क्या हुआ कि जो भी इन कपड़ों का बहिष्कार वगैरह किया जाता था उसकी वजह से क्या हुआ, जो विदेशी कपड़े थे उनको लोग छोड़कर जो भारतीय कपड़ा होता था, भारतीय मिलों का, भारतीय हथकरघों का, हथकरघे होते जो हाथ से जो कपड़े जो जिसका प्रोडक्शन है वो किया जाता है, तो इसका जो उत्पादन है वो बढ़ने लगा। ये बढ़ना लाजमी था क्योंकि लोगों को पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए। तो विदेशी कपड़े के बहिष्कार करने की वजह से जो कपड़े की जो जितने भी जो मांग की जाती थी तो भारतीय मिलों के द्वारा और हथकरघों के द्वारा उसका जो उत्पादन है वो बढ़ने लग गया था। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। लगभग काफ़ी टाइम के बाद 1-2-1.5 साल के बाद ये क्या हुआ, जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा इसकी जो शहरों के अंदर ये जो मूवमेंट था वो धीमे पड़ने लग गया था। इसके कई सारे फैक्ट थे, कारण थे, उसकी वजह से ये जो आंदोलन था वो उसकी जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई थी। किस कारण से? खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे खरीद वो नहीं सकते थे। तो खादी का जो कपड़ा जो मिलों के रूप में जो पैमाने पे उसका प्रोडक्शन है वो किया जाता था और मिलों पर मिलने वाले कपड़े के मुकाबले में वो महंगा होता था खादी वाला कपड़ा। अब जो भारत की जो आबादी थी लगभग उसके समय लगभग जो अमीर के मामले में देखा जाए तो लगभग 20% अमीर लोग थे, बाकी 80% के जो आसपास जो जनता थी वो गरीबी की जनता जो जीवन यापन कर रही थी, यानी कि जो बेसिक चीज़ थी रोटी कपड़ा और मकान उसके पास नहीं थे। तो वो जो महंगा कपड़ा था वो कहाँ खरीद पाते थे, उनके पास इतनी अपने खरीदने के लिए जो ताल्लुकात के रूप में जो पैसे थे उसकी कमी थी। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि वो जो कपड़ा महंगा होने की वजह से, मिलों की वजह से, जो खादी कपड़ा महंगा होने की वजह से जो दूसरे गरीब लोग थे वो खरीद नहीं पाते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो जो मिल का बहिष्कार किया गया था उसकी वजह से लंबे समय तक वो उसका बहिष्कार है वो नहीं कर सकते थे। उन्हें पहनने के लिए खादी कपड़ा वो पहन नहीं सकते थे, कीमत ज़्यादा थी। अब उनको पहनने के लिए कपड़ा तो चाहिए, तो गरीब लोग थे उन्होंने क्या किया, इसका बहिष्कार करना बंद कर दिया। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना जरूरी था ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग अब किया जा सके। अब जितने ब्रिटिश संस्थान थे उनकी जब बहिष्कार किया गया तो उसकी एवज में क्या हुआ, उसकी एवज में भारतीय संस्थान की तो जरूरी थी ताकि वो कोई कॉलेज है, स्कूल है, तो उनकी वजह से वो उनकी जो वैकल्पिक जो पढ़ाई अपनी स्टडी है वो कंप्लीट कर सके। तो इनके लिए भी बड़ी रोजगार की और जो शिक्षित होने के लिए कई संस्थाओं की जो कमी थी वो होगी। लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील द्वारा सरकारी अदालतों में दिखाई है वो देने लगे थे। अब उसकी वजह से क्या क्या हुआ कि जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी उसकी स्थापना करने के लिए जो उसकी जो संस्थान इंस्टीट्यूट चाहिए थे उनकी जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी धीमी थी। यानी कि स्कूल, कॉलेज,
कोर्ट, वो सभी उनकी वैकल्पिक व्यवस्था थी नहीं। अब उनकी वैकल्पिक व्यवस्था ना होने की वजह से जो टीचर थे, जो रोज़गार काम करने वाले थे, विद्यार्थी थे, अब इनको स्टडी भी तो कंप्लीट करनी थी, तो स्कूलों में लौटने लगे। और जो वकील वगैरह थे वो अपनी स्टडी है वो कंप्लीट करने, वो अपने कोर्ट रूम के लिए, अपनी आमदनी चलाने के लिए वो दोबारा कोर्टों में जाने लग गए। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।